नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए एनसीईआरटी गणित है ना क्रैश कोर्स के रूप में शुरू कर रहे हैं और इसे हम लोग बहुत जल्द ही एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही इसे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोगों को जानना है। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं को जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और इन संख्याओं को आपने कक्षा 9 में ज़रूर पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या हम लोग जो गिनने वाली संख्याएं होती है ना, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्याएं कहाँ से काउंटिंग शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटिव तक जाएगी। तो जो संख्याएं हमारे लिए गिनती के रूप में उपयोग की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। ये संख्याएं जो है प्रकृति में स्वतः उपलब्ध थी। जब भी किसी वस्तु को गिनने के लिए यूज किया जाता था तो एक से ही शुरू किया जाता था। दूसरी संख्या हमारे पास पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो अगर हम लोग शून्य को है ना, शून्य को किस में शामिल कर लेते हैं? प्राकृत संख्या में। यानी अगर प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी पहले हमारी संख्या अधूरी थी, 1 से शुरू हो रहा था काउंटिंग। अब हमारे पास क्या आ गया कि अगर जब हम लोग शून्य को शामिल कर लिए ना तो हमारे पास संख्याएं पूरी हो गई। अब हम लोग किसी भी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। तो शून्य को मिला देते हैं किस में? प्राकृत संख्या में। तो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्याओं में, ठीक है, पूर्ण संख्याओं में हम लोग किसे मिला देंगे? पूर्ण संख्याओं में हम लोग मिला देते हैं किसको? ऋणात्मक संख्याओं को। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में हम लोग क्या मिला देते हैं? ऋणात्मक संख्याओं को। जैसे पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा? 0, 1, 2, 3, 4 और ये जाएगा इन्फिनिटिव तक। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग को ऋणात्मक संख्याएं मिला देंगे पूर्ण संख्याओं में। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम लोग -1, -2, -3, -4 इन सब संख्याओं को अगर शामिल कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्या हो जाती है। इधर वाली यानी माइनस वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और 1 से लेकर के जो इधर की संख्या है इनको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या को अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाता है तो कौन सी संख्या बनेगी? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का एक हम लोग P/Q है ना, P/Q के रूप में इसे लिखते हैं और P/Q में Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में जब भिन्न को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, क्या कर लेते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या में भिन्न को जब शामिल कर लेते हैं तो हम लोगों को वो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा, है ना। या फिर ये इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन है P/Q, है ना, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसे हम लोग दूसरे तरीका से अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि अगर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में भिन्न संख्या को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 4 है, 5 है। अब इसका हम लोग 5 का आधा कर लेते हैं। 5 का आधा कितना हो जाएगा? 5/2। 5 कितना? 2। तो 5 को हम लोग किस रूप में लिख लिए? भिन्न के रूप में। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और 5/2 भी क्या है? परिमेय है। तो यानी कि पूर्णांक संख्याओं को ही अगर हम लोग पूर्णांक संख्याओं में भिन्न संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पता ही होगा, यानी कि जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, जिसका वर्गमूल क्या हो? अज्ञात हो, यानी इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, वर्गमूल अज्ञात हो। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे √3
√5 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, जैसे ये 0.10, फिर ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 140 ले लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये संख्याएं क्या होती है, चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी कटेगी ही नहीं। तो इसको भी हम लोग किस में रखते हैं, मतलब अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही रखते हैं। अब परिमेय वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या हम लोग किसको कहेंगे, तो वास्तविक संख्या हम लोग परिमेय और अपरिमेय को मिलने से जो संख्या बनती है वही संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक। यानी ये परिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ा। तो अपरिमेय और परिमेय को मिलाकर के हमारी एक नई संख्या बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या और प्लस क्या हो जाएगा इसमें, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। जैसे परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या √5 या 2/3 हो गया क्या, परिमेय संख्या 5 √6 माइनस में। तो ये सब जो संख्याएं हैं, है ना, ये सब क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। ठीक है। वास्तविक संख्याओं को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या होता है, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में भी अभी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका बहुत यूज है इस चैप्टर में। वो क्या है, भाग, है ना। इस भाग का यूज हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे किसी संख्या को हम लोग 2 से भाग देते हैं, ठीक है। किसी संख्या को कितना से भाग देते हैं, 2 से। मान लेते हैं वह संख्या कितना है, 4। तो 2 से कितना बार में, 4 बार में कटेगा। रिमाइंडर पे इसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, यानी शेष पे। तो 0 शेष आ गया। अब इसी 2 से भाग देते हैं हम लोग कितना में, 5 में। तो 2 से 2 बार में जाएगा, 4, 1 बचेगा। शेष यहाँ देखिए 1 आ रहा है। 2 से हम लोग भाग देते हैं 6 को, तो 3 बार में यहाँ 6 आ जाएगा। शेष कितना बच रहा है, 0। 2 को भाग देते हैं 7 में, 7 में, तो 2 तिहाई कितना, 6, 1 बचेगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर भाजक कितना है, 2 है, भाजक कितना है, 2, तो शेष हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, अगर भाजक 2 है तो शेष 0 1 0 1, यानी बार बार रिपीट होता रहा है, यानी शेष हमारा आएगा 0 या 1, है ना। इससे ज़्यादा शेष नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी शेष आएगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। जो भी शेष आएगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। आइए हम लोग इसको एक थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। चलिए इधर भाजक लिख देते हैं, ठीक है, और इधर लिख देते हैं क्या, शेष। भाजक और क्या लिख दिए, शेष। तो हमारा भाजक कितना था, 2, तो शेष कितना कितना आया, 0 या फिर 1 आया। अगला हम लोग देख लेते हैं, भाजक 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 से भाग देते हैं किसको, 6 को, तो 2 बार में कट जाएगा, 6, 0 शेष बचेगा। 3 से भाग देते हैं 7 को, तो 2 बार में ये कटेगा, 1 शेष बचेगा। 3 से भाग देते हैं 8 को, तो 2 बार में 6, 2 शेष बचेगा। 3 से भाग देते हैं किसको, 9 को, तो 3 बार में फिर से 0 शेष आ गया, 0 1 2 0, ठीक है। तो फिर से 3 से भाग देने के बाद क्या हो रहा है कि जो हमारा शेष है ना, भाजक तो हमारा कितना है, 2, और अगला भाजक अगर हम लोग 3 लेते हैं तो शेष क्या आ रहा है, 0 1 2, फिर 0 रिपीट है, यानी 0 1 और क्या आ रहा है, 2। उसी प्रकार से अगर हम लोग 4 से भाग दें इसे, 8 को ले लेते हैं तो 4 दूनी कितना, 8, 0 आ रहा है। 4 से ले लेते हैं तो 9 को, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा। 4 से भाग देंगे किसको, 10 को, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा। 4 से भाग देंगे किसको, 11 को, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 3। और अगर हम लोग 4 से भाग देंगे 12 को, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, और 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि फिर से ये शेष रिपीट होना शुरू हो गया है, ठीक है।
तो अगर भाजक 4 है तो शेष हमारा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम लोग करते जाएं तो अगर भाजक 7 रहेगा तो शेष हमारा क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कि 7 से 1 कम, यहाँ 4 था तो 4 से 1 कम, 3 था तो 3 से 1 कम, 2 था तो 2 से 1 कम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ से हम लोग इस 8 को देख लेते हैं या फिर 9 को। 9 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 4 गुना कितना हो गया, 2। 4 गुना क्या हो गया, 2। और नीचे वाले को ऐड कर देते हैं। नीचे वाले को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए 4 दूनी 8 हो गया और 1 9 हो गया, 9 के बराबर आ गया। अगर हम लोग यहाँ से इसे ले लेते हैं 7 बराबर, 7 बराबर निकालना है तो 7 को कितना से भाग दिए हैं, 3 से। तो इसको और इसको गुना कर लेंगे, यानी 3 गुने 2 और शेष कितना बचा है, 1। तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो इस प्रकार से हम लोग को एक विशेष प्रकार का पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न में अगर हम लोग मान लेते हैं कि जिसको भाग दिया जा रहा है उसको ए मान लेते हैं ना, और जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं यानी भाजक को बी और जो भाज्य है उसको ए, और भागफल को मान लेंगे क्यू, और जो हमारा शेष बचता है रिमाइंडर उसको क्या मान लेते हैं, आर। तो यहाँ से अगर इस पे हम लोग बैठाएं तो 9 क्या हो जाएगा, हमारा भाजक हो जाएगा ए बराबर, यहाँ से 9 हमारा भाज्य हो जाएगा ए, यहाँ से बी है ना ये 4, देखिए यहाँ 4 है भाजक, तो भाजक के जगह पे क्या होगा बी, और ये भागफल है तो इधर भागफल के जगह पे क्या है क्यू, और ये 1 1 किसके जगह पे, शेष के जगह पे है, तो शेष के जगह पर क्या लिखे हम लोगों ने, आर। यानी इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और इसी का यूज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। यहाँ से एक बात और ध्यान देने वाली, शेष पे हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ से जो शेष आ रहा था ना, शेष जो आ रहा था, देखिए यहाँ से अगर शेष की बात करें तो 0, भाजक कितना ले रहे हैं, भाजक अगर 4 है तो शेष क्या आ रहा है, शेष आ रहा है 0, 1, 2 या फिर 3। तो आर जो है ना, यानी शेष जो है 0 के बराबर भी हो सकता है ना, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से क्या होगा, छोटा। तो भाजक को हम लोग क्या लिखते हैं, भाजक को क्या लिखे हैं बी, भाजक को क्या लिखे हैं बी, और शेष जो है ना आर जो है कि इसके या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, लेकिन ये आर किससे छोटा है, आर जो है ये आर है और ये बी है। तो देखिए आर जो है बी से हमेशा छोटा है, 4 से ये सब तो क्या है, छोटा ही है। तो यानी कि आर जो है किससे छोटा होगा, बी से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा आर जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा बी से छोटा होगा, मतलब भाजक से छोटा होगा। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं एल्गोरिज्म के बारे में। एल्गोरिज्म क्या है, तो एल्गोरिज्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। जैसे हम लोगों को मान लेते हैं कि परिमयीकरण करना हो, है ना, रेशनलाइजेशन करना हो, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग जिन स्टेप का फॉलो करते हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं कि नीचे अगर हर में ए प्लस बी के रूप का है तो उसके ऊपर हम लोग ए माइनस बी के रूप का करते हैं, है ना, और ऊपर में ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी के रूप का आता है। तो ये सब जो स्टेप्स हैं, है ना, यानी कि गणित को सोल्व करने के लिए एक विशेष प्रकार के स्टेप को फॉलो करना होता है, और वही स्टेप्स क्या कहलाते हैं, एल्गोरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है प्रमेयिका। तो प्रमेयिका क्या एक सिद्ध कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यानी कि प्रमेयिका को सिद्ध किया मतलब सिद्ध कर करके एक कथन के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने चेक किया था इसे, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को अभी चेक किए थे, इसको सिद्ध भी किए कि 9 लाए तो 4 गुने 2 प्लस 1 कहाँ से आया, है ना। तो ये सिद्ध कथन है और इसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रमेयिका कहलाता है। ठीक है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। ये बात याद रखनी है कि कैसे पूर्णांक होंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव, यानी जो संख्याएं होंगी हमारी वो धनात्मक होगी, माइनस में नहीं होगी। ठीक है। ए और बी के लिए एक अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 से बड़ा होगा या आर जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर को कहेंगे, है ना, जहाँ बी और बी क्यू, है ना, बी जहाँ क्यू और आर क्या है? अन्य संख्याएं हैं जो इस कथन को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या एक ऐसी विधि या एक ऐसी तकनीक है जो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हैं। तो जब दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जो हम लोग बार बार यूज करते हैं ना, वही हमारा क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग किन स्टेप्स में निकाल सकते हैं? तो इसको 3 स्टेप्स में क्लियर किया जा सकता है। जैसे पहला स्टेप्स क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है ना। अगर हम लोगों को दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करना है। ठीक है। अब इसमें से यदि आर का मान 0 आ जाए, आर का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो भाजक जो होगा वही एचसीएफ होगा, यानी बी का जो मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। लेकिन अगर 0 ना हो, अगर 0 ना हो तो हम लोग बार बार क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। और तीसरा स्टेप क्या है कि जब तक शेष शून्य ना आ जाए तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहेंगे। और जब शेष शून्य आ जाएगा तो जो भाजक हो जाएगा, है ना, वही क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा। भाजक ही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।